केमिकल यूनिटी ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो लाइफ हमारी केमिकल से मिलके बनी है, उसकी यूनिटी से मिलके बनी हुई है। तो वही चीज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं आज। ये कुछ पॉइंट्स आप देख पाओगे। ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ हैज ए कॉमन सिस्टम। जितना दुनिया में जितने भी अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबका सिस्टम कॉमन होता है। कैसे? सब में आपको डीएनए मिलेगा फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सब में प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम टेक्निक, जो हम लोगों ने देखा। और प्रोटीन आपका एंजाइम या कैटलिस्ट की तरह काम करेगा सब में। चाहे आप चींटी उठा लो, चाहे हाथी उठा लो, किसी में भी जाओगे, सब में वही सिस्टम लगेगा। सेम 20 अमाइनो एसिड्स यूज होंगे। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड होगा। व्हाट इज जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट्स होता है। अच्छा, वो तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। कोड क्या है उसमें? हाँ, तो वो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड होगा सब में, चाहे आप कोई भी स्पीसीज उठा लोगे। तो डीएनए टेम्पलेट्स कोडिंग फॉर सेम अमाइनो एसिड्स, यूज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स टू मेक मेम्ब्रेन, एटीपी एडीपी साइकिल्स आपकी सब में चलेगी टू ऑब्टेन केमिकल एनर्जी। ठीक है। और इससे हम क्या देखते हैं कि लाइफ ऑफ हाईली इंटरलॉक्ड, आपस में सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर ये सिस्टम चल रहा है तभी ये सिस्टम चलेगा। प्रोटीन्स आर नीडेड टू मेक एंजाइम्स, और इस एंजाइम को बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन ही चाहिए। एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो आपस में ये दोनों इंटरलिंक्ड है। न्यूक्लिक एसिड्स आर नीडेड टू मेक प्रोटीन, येट प्रोटीन्स आर नीडेड टू मेक न्यूक्लिक एसिड। समझ रहे हैं इस चीज को? कि मतलब आपको न्यूक्लिक एसिड है, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उससे आपको प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बना के आप क्या करोगे? एंजाइम बनेगा वो, मान लो। तो आपको एंजाइम, प्रोटीन का जो फंक्शन है, ये भी करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत है। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। और अगर और डीप में जाएं तो हम लोग को मिलेंगे एलिमेंट्स, एटम्स एंड कंपाउंड्स, अलग अलग टाइप के। व्हाट आर केमिकल्स? व्हाट इज केमिकल? क्या होता है? कुछ भी जो कि हमारी चीजों को बनाए, बॉडीज को बनाए, बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, फिजिकल इन्वायरमेंट, कुछ भी जो है वो केमिकल्स में आ जाता है। और ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्बिनेशन कॉल्ड कंपाउंड्स। तो मैटर, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैटर, मैटर क्या होता है? दे आर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। और जो मैटर होता है वो आपका केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट वो है जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन ना कर सके। ये बचपन से ये चीजें आपको पढ़ते हुए आए हो आप लोग। और अगर देखें हम लोग तो पीरियोडिक टेबल में कितनी एलिमेंट्स होंगे? लगभग 118। लेकिन हाइपोथेटिकल भी कुछ एलिमेंट्स डाले गए हैं, तो 120 एलिमेंट्स जो है वो माना जाता है एडवांस जो मॉडर्न वो होता है उसमें। लेकिन इसमें से सब प्योर स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ओनली फ्यू आर इन द हमेशा कंबाइन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ एग्जिस्ट करेंगे। प्योर स्टेट में ऑक्सीजन आप ऐसे करके नहीं निकाल पाओगे, वो आपको CO2 के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में बॉन्ड करके वो मिलेगी आपको। और इस सारे एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं तो ये एक पीरियोडिक टेबल टाइप में आपका तैयार हो जाता है। इसमें ढेर सारे आपके एलिमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं अराउंड। अब इसमें से एलिमेंट्स में से अगर आप लोग देखें, इतनी ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? सारे चाहिए? कितने चाहिए? कितने लगभग अंदाज? 20-15? ठीक है। 20-30? सही है। आप लोग मतलब लगभग इतने ही चाहिए, हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट का हम लोग को यूज नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एक टेबल ये है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ब्लू कलर से, दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, है ना, और दे आर सजेस्टेड टू बी एसेंशियल फॉर ह्यूमन। रिसर्च चल रही है। जैसे वेनेडियम हुआ, क्रोमियम हैवी मेटल होता है, टॉक्सिक होता है, लेकिन
कई लोगों ने बोला हुआ है ये भी काम आता है, माइन्यूट अमाउंट्स में का भी लग गया टाइप से। तो नॉन एसेंशियल फॉर द ह्यूमंस, ये नॉन एसेंशियल हो गया, ये हो गया। तो अराउंड 120 एलिमेंट्स, नो 19 जो पर्पल से हाईलाइट किए हुए हैं वो आर द एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन डाइट, वो लगभग हमारे ह्यूमन डाइट में चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं एसेंशियल। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये सारे आपके जो पर्पल कलर से दिए हुए हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में से हर ह्यूमन बॉडी में आपको जरूरत है। इसके अलावा भी और सारे एलिमेंट्स भी हैं, जैसे बोरॉन हमें जरूरत नहीं है लेकिन प्लांट को चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन हमें जरूरत नहीं लेकिन मेराइन ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है। टंगस्टन हमें जरूरत नहीं लेकिन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये भी जरूरत है, ये ह्यूमन के लिए दिया हुआ है। तो अगर देखेंगे तो अराउंड 25 के करीब या 30 के करीब ओवरऑल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है तो वो पूरे हो जाते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लार्जेस्ट मैमल टू माइटेस्ट व्हेल टू मोस्ट मिनिस्क्यूल पैरामीशियम आर बिल्ट फ्रॉम द सेम 6 एसेंशियल एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये जो हम लोगों ने देखा 19 ह्यूमन के लिए, उसमें से भी हमें कौन से एलिमेंट्स की ज्यादा जरूरत है। ये जो एलिमेंट दिए 6 एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, समझे। तो इसको हम लोग यहाँ CHNOPS ऐसे करके इसको नाम दे दिया जाता है। इसकी हमें करीब 96% से ये ज्यादा चाहिए होंगे ओवरऑल अगर इनका देखें। बाकी सारे तो माइन्यूट में चाहिए होंगे, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होगा, सारे में ये एबेंडेंट होगा सब में। तो अब ये कंपाउंड क्या है, दिस इज ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। एक कंपाउंड तब बनता है जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जैसे नमक आप खाते हो तो सोडियम और क्लोरीन आपका मिल गया, तो वो आपका बोल गया सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम भी एक एलिमेंट है और क्लोराइड भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देता है, आप लोग जानते हो हमेशा। तो ये एक कंपाउंड बन गया, दिस इज नाउ ए कंपाउंड। अलग अलग था दोनों, लेकिन अब ये कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 19 एलिमेंट्स है वो आपस में मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि वो अलग रहेगा वो अलग रहेगा, वो सारे कहीं ना कहीं मिलके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाएंगे, केमिकल यूनिटी, है ना। तो 4 एलिमेंट जो हमारे हैं वो 96%, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड, है ना, नाइट्रोजन। तो ये सारे कुछ 96% बनेगा, बाकी सारे हमें कोई ट्रेस एलिमेंट्स में माइन्यूट क्वांटिटीज में ही उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होंगे तो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि आयरन अगर आप कम खाओगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। हाँ, तो आयरन नहीं लोगे तो चक्कर आएगा, है ना। क्यों आएगा चक्कर, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जरूरी है ना, तभी वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाएगा। ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो हमारी एनर्जी नहीं बनेगी। तो सारी चीजें आपस में लिंक हैं। तो अगर आप सोचते हो कि हम ये नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ट्रेस एलिमेंट्स में वो हमें चाहिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर वो मौजूद होता है ना। जैसे पालक वालक खाओगे शायद आयरन ज्यादा आपको मिलेगा, है ना। इस टाइप की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग लेते हैं। आयोडीन भी है, थायराइड हार्मोन में जरूरत है ना। तो इसीलिए नमक में आयोडीन मिला के बेचने शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने देने शुरू कर दिया कि जिससे ये वाली चीज हमें ना हो पाए। फ्लोराइड भी आपके मिलता है तो टॉक्सिक कहीं, लेकिन फ्लोराइड भी म्युनिसिपल और वाटर में मिलाया जाता है। तो हमारे जो हम लोग लेते हैं सब में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके तैयार रहता है। अगर आप जो भी फूड लोगे उसमें सब न्यूट्रिशनल कंटेंट दिया होता है। तो ईच एलिमेंट कंसिस्ट, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट के देखें तो ये सारे एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। एटम क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट स्टिल रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटम हुआ, तो सोडियम का एटम का मतलब कि उस एटम के अंदर सोडियम की प्रॉपर्टी होगी, सब सेम नहीं होगा। ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। तो ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जैसे सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन रख सके। तो यहाँ पे एटम के अंदर भी जाएंगे तो हमें
और भी चीजें मिलेंगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये सब चीजों का। जैसे ये आपका मान लो एक एटम का दिया हुआ है, दिस इज ए, अब इसके एटम के अंदर देखोगे न्यूक्लियस मिलेगा आपको, कि क्या मिलकर बना होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर न्यूक्लियॉन टोटल बना लेते हैं उसको, न्यूक्लियॉन वर्ड है कलेक्टिव वर्ड। फिर यहाँ चारों तरफ आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहता, वो मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज और ये चक्कर काटता रहता है। ऑर्बिट हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाते हैं कि वो की गोला में ऐसे काट रहा है, लेकिन वो गोले में नहीं काट रहा है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसकी पोजीशन जो है वो आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है आपका, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर पैक्ड इनटू एटम्स मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से ये चक्कर काटता रहता है, निगेटिव चार्ज है और ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, है ना, और एटॉमिक मास क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर, ये सब कुछ उसके बेसिस पे आपका सब कुछ प्रॉपर्टी तय होती है। जैसे ये हीलियम है, तो हीलियम के अंदर आप देखेंगे 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका मास नंबर हो गया 4। कार्बन है, कार्बन का भी इसी तरह हो जाएगा, है ना, अलग नंबर से प्रोटॉन, अलग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और मास नंबर 12। लाइफ है, कार्बन बेस्ड लाइफ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई लाइफ इज कार्बन बेस्ड। यहाँ पे उसी का हम लोग आंसर देखेंगे आज, कि हमारी लाइफ क्यों कार्बन बेस्ड है, क्यों है बताइए। हमारे कुछ मॉलिक्यूल के नाम आप बताइए, बायो मॉलिक्यूल। सब में कार्बन है कि नहीं है, तो जब सब में कार्बन है तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, वो बन ही नहीं सकता। तो जितनी भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं सब में आपका कार्बन पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इट्स बैक बोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, है ना, एक्सेप्ट वाटर। वाटर भी बहुत 70% वाटर होता है हमारे अंदर, तो उसके छोड़ के बाकी जितने भी चीजें हैं सब में कहीं ना कहीं आपको एक बैक बोन के रूप में ये काम करेगा। अभी हम लोग देखेंगे आने वाली चीजों में इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कार्बन इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट, और अराउंड देखा जाए 10 मिलियंस कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, 40 to 55% ऑफ ऑल ड्राइंग बायोमास। तो इतना ज्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स का निर्माण, मतलब एंडलेस, इन्फिनिटी टाइप में आप समझ सकते हो कि पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा हो सकती है। और नेचर में भी आप देखोगे कार्बन अकर्स नेचुरली C12 में फॉर्म में पाया जाता है, मेक्स 99% ऑफ कार्बन। ये C12 99% होता है, C13 1% और C14 बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो नेचर में भी ये अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। अब ये वर्सटैलिटी क्यों होती है वो देखते हैं। इट्स एन इनक्रेडिबल एलिमेंट, वाई, इसकी वर्सटैलिटी क्यों है कार्बन की। अगर इसको एक तरीके से जोड़ोगे तो ये आपका एक बहुत ही सॉफ्ट, एकदम, ग्रेफाइट का नाम आपने को सुना होगा, ग्रेफाइट सुना हुआ है। तो वो अब बहुत ज्यादा अब यूज किया जा रहा है। वो एक लेयर टाइप में, एक सिंगल एटम की लेयर, और लेकिन मजबूत बहुत है, लेकिन लेयर बहुत सिंगल है उसकी, तो एकदम सॉफ्ट, और उस टाइप की प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है। कुछ और तरीके से जोड़ोगे उसको, कार्बन को, तो वो एक हार्डेस्ट, जैसे बताया आपने, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, डायमंड, ठीक है, तो उस टाइप से तैयार हो जाता है। एक तरीके से आप हार्ड बना सकते हो, एक तरीके से आप उसको बहुत सॉफ्ट बना सकते हो। और इसका रीजन क्या है, दे आर मेक वेरी स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे कैन मेक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इजिली। अपने साथ तो खुद ही, मतलब कार्बन और कार्बन तो खुद ही जुड़ सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन सल्फर भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। तो कुछ भी अपना आपस में जोड़ के उसको आप बना सकते हो। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं इस तरह का जो कंपाउंड है आपके पास। तो ये चीजें इसको वर्सेटाइल बनाती है कार्बन को। दीज properties hold incredible potential of variety of linear, branch, cyclic
जुड़ती तो है लेकिन अलग अलग फॉर्म में भी जुड़ सकती हैं। लीनियर बना सकते हो, ब्रांच बना सकते हो, और इसलिए क्या है, ये स्केलेटन की तरह काम कर सकती है। वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कुछ कार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर CH करके आपने लंबी सी लिपिड वाली चेन बना दिया आपने, लिपिड वाली, ठीक है। तो ये सारी चेन बना दिया, या फिर लंबी सी चेन ऐसे बन गई आपकी, या फिर साइक्लिकल मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल वो बन सकता है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। ब्रांच बीटा कैरोटीन, ग्लाइकोजन, इस टाइप से अलग अलग ब्रांच मॉलिक्यूल बने हुए हैं, या फिर प्लेनर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं आपके। तो कहने का मतलब इतनी वेरिएशंस है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है आपका कार्बन के साथ, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी की ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है खुद से भी और दूसरों के साथ भी। इसके अलावा भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो कार्बन की बात मैंने कर ली, और भी मॉलिक्यूल जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी हमारे उसमें पाए जाते हैं। आप देखते हो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाएगा आपका, पानी में हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन तो बहुत जगह पाया जाएगा। लेकिन ये पाए क्यों जाते हैं, मतलब क्या रीजन है इनका पाने का, वहां पे क्या चीज ये करते हैं, दे क्रिएट, एक तो ये एबंडेंट है और दूसरा ये एसिड बेस इफेक्ट देते हैं। जब H2O होता है तो उसमें आप पोलरिटी देखते हो, है ना, एक थोड़ा सा एसिड बेस टाइप का इफेक्ट आता है, और उस पीएच चेंज की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो आपस में सब कुछ लिंक है। तो दे हैव अबंडेंट एंड एक्सिबिट एसिड बेस प्रॉपर्टीज, NH और O में बहुत एसिड बेस प्रॉपर्टी है, और इसीलिए आप देखेंगे अमाइनो एसिड, फैट्स, लिपिड, ये सारा कुछ में पाए जाते हैं। सल्फर, सल्फर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन शफल, बेसिकली दे आर सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये कैटेलाइज करता है, हेल्प करता है रिएक्शन को कैटेलाइज करने में। इसके पास एनर्जी बहुत है सल्फर के पास। कई ऑर्गेनिज्म जो सिलीनियम भी यूज करते हैं सल्फर की जगह, बट नॉट मेनी। सिलीनियम भी एक एलिमेंट है, तो उसको भी यूज करते हैं, लेकिन सल्फर ज्यादा एनर्जी रिच है। हम लोग ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सल्फर मिलेगा। फास्फोरस, ATP, है ना, दे आर आल्सो स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो बॉन्ड होता है फास्फेट बॉन्ड, इसके अंदर काफी एनर्जी होती है, तो वहां पे भी फास्फोरस आपका यूज हो जाएगा। ये एक टेबल है जो कि शो कर रहा है एलिमेंट्स। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को देखें, यू आर व्हाट यू ईट, हम लोग जो है वो हम जो खाते हैं वही बनते हैं, ठीक है। अगर आप खाना अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब के रेशियो आप देखिए। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 65% है। अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका जवाब दे सकोगे, क्योंकि आया नहीं है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो हमारी एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो दीज मॉलिक्यूल्स, हमारा बॉडी तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के अंदर जान है नहीं है, दे आर लाइफलेस, उनके अंदर तो जान नहीं है। ऑक्सीजन अपने आप में तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। येट इन एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी मॉलिक्यूल्स कंपोज, और लेकिन उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनकी वजह से लिविंग थिंग्स बन सकते हैं। अगर उसको समझना है तो हमें पहले इनके अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। सोचिए आप कि सारे हम लोग सेम ही चीज से बने हुए हैं, है ना। कितने हम लोगों ने एलिमेंट देखे, 19 जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, ह्यूमन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, और उसी से मिलकर बने हुए। आपस में ये लाइफ नहीं है इनके अंदर। अगर ऑक्सीजन को आप अलग रखोगे, कार्बन को अलग रखोगे, तो इनके अंदर ऐसी नहीं है कि इनके लाइफ है। लेकिन ये जब जुड़ते हैं आपस में, तब कैसे ये लोग अरेंज होते हैं कि वो एक लाइफ को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत सारा पाया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। दीज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपका अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, एंड दे कैन बी पोलर और चार्ज और वाटर सॉल्युबल, ये सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं ये लोग मिलकर। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखते हो कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तो अगर एक सेल की अगर कंपोजिशन देखें हम लोग, तो यहाँ पे ये एक सेल का कंपोजिशन दिया है, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई की एक सेल लिया हमने, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, और उसको देखा कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो वहां पे आपको क्या मिला, वाटर सबसे ज्यादा मिल रहा है। फिर आपको मिलेगा प्रोटीन,
देन यहाँ परसेंटेज में है ये, अगर 100% है वो तो 70% आपको वाटर मिलेगा, 15% प्रोटीन मिलेगा। डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, क्यों? आरएनए काफी ज्यादा अमाउंट में है। पॉलीसेक्राइड्स डीएनए नहीं होता, क्यों? लिपिड्स, मोनोमेरिक सब यूनिट्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, तो ढेर सारे प्रोटीन का निर्माण करना है तो ढेर सारा आरएनए बनाना है, ठीक है। तो डीएनए से ही शुरू होता है, तो डीएनए आपका कम रहेगा, उसके बाद आरएनए वो ज्यादा होता जाएगा, और प्रोटीन सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 15% वो बन रहा है, तो उस तरह से वो ज्यादा है। तो इस टाइप से ये चीजें पाई जाती हैं। अगर हम लोग अपनी मेमेलियन सेल को देखें, मेमेलियन सेल के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें आपको मिलेंगी। वाटर सब 70%, प्रोटीन सबसे ज्यादा 18% बायोमॉलिक्यूल्स में, सिर्फ डीएनए भी कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, और इसमें ज्यादा कम अमाउंट में इसलिए क्योंकि ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड्स और लिपिड्स इस टाइप से अलग अलग अमाउंट में ये पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, वही चीज की सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे एटम था, एटम से आपके मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सारा कुछ, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेगा तो आपका सेल्स बन जाएगा, सेल्स से मिलके आपका ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो दे आर द मेजर प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो अगर वेट वाइज देखें हम लोग, है ना, मतलब लेंथ वाइज, तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से दिखा हुआ है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम लोग देखते हैं तो 0.3 नैनोमीटर का वाटर मॉलिक्यूल का लेंथ पाया जाता है लॉन्ग डायमेंशन में। लेकिन जब इसको बढ़ाते जाते हैं, एमाइनो एसिड का 0.5 है, फिर इस तरह बढ़ता जाता है ये, मतलब कहने का मतलब शुरुआत कैसे हुई एक स्मॉल एलिमेंट से, लेकिन जब आपस में जुड़ता जाता है तो उसका आप देख पा रहे हो वेट बढ़ता जा रहा है और अलग अलग उसके रोल होते जा रहे हैं। लीवर सेल में बदल गया, क्लोरोप्लास्ट में बदल गया, इकोलाई में बदल गया। इस टाइप से ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण करते रहते हैं।